Let's initiating the class with the sweetest name of Almighty Allah, who is the most merciful, gracious, compassionate, and benevolent. This is me, Wisal Atta, and today our topic is about the present perfect tense. What is present perfect tense? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है और इसके यूजेजेस कितने हैं. तो आइए हम इन सब के बारे में आज जाने इस वीडियो में. सो first of all, we are going to discuss about the structure of present perfect tense. Present perfect tense का structure क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे subject plus have or has plus third form of the verb plus rest of the sentence. This is the positive structure of what? Present perfect tense. नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह होगा? सब्जेक्ट हम लगाएंगे, हैव और हैज भी लगाएंगे और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह होगा? हैव और हैज को पहले ले आइए, जी शाबाश, हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट को इधर ले आइए, सब्जेक्ट प्लस third form of the verb rules के मुताबिक and rest of the sentence plus question mark. और question mark को आपने भूलना नहीं है क्योंकि इससे numbers भी काटे जाते हैं. तो आइए हम examples की तरफ जाते हैं, मगर उससे पहले we are going to talk about the usages of present perfect tense. लेकिन मैं पहले आपको इनके एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं. सब्जेक्ट तो आप लोग जानते हैं कि the doer or performer of an action is known as subject. The sentence in which you talk about something is known as subject. तो मैं कहूंगा I have played, third form of the verb play, played, played. Rest of the sentence में मैं लगाऊंगा cricket and it is an object. तो इस सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं, मैंने सब्जेक्ट लगा लिया रूल्स के मुताबिक, हैव लगा दिया बिकॉज इट इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड दैट इज वी हैव, आई, वी, यू एंड दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे. लेकिन अगर आप लोग हैज लगाना चाहते हैं तो हम कहेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ एस, ईएस और आईएस लगाते हैं जितने भी थर्ड पर्सनल प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन है, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास दे भी आता है, मगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट ही, शी एंड इट. अगर ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? शाबाश, हैज लगाएंगे. तो मैंने कहा I have played cricket, स्ट्रक्चर को देखते हुए. अब हम आते हैं इसकी तरफ. I have plus not, I have not और third form of the verb play, played, played, जिसको हम super conjugated form of the verb भी कहते हैं, third form of the verb भी कहते हैं. I have not played cricket. और अगर मैं इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहता हूं तो मैं कहूंगा have I played cricket. और क्वेश्चन मार्क. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान किस तरह की जाए? तो इसकी पहचान इस तरह होगी कि अगर उर्दू में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, अगर ये आते हैं तो it is representing which tense? Present perfect tense. So now we are moving towards the usages of present perfect tense. And what are the usages of present perfect tense? So the first usage, that we are going to discuss, that is usage number 1. And what is that? वो usage number 1 क्या है? Usage number 1 ये है कि it shows an action that has or hasn't happened at unspecific time in the past. इस तरह का एक्शन
जो हो चुका होता है या नहीं हो चुका होता है। एट अनस्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, उसके टाइम के बारे में हमें कुछ भी मालूमात दरकार नहीं होती हैं। तो इस यूजेज, ये हमारे पास यूजेज नंबर 1 हुआ। लाइक मैं कहता हूं कि इट शोज एन एक्शन, ये एक इस तरह के एक्शन को शो करता है, दैट हैज और हैजंट हैपेंड at unspecific time in the past. लका फॉर एग्जाम्पल, e.g. एग्जाम्पली ग्रेटिया, मैं ये कहता हूं फॉर इंस्टेंस, शी हैज, मैंने हैज क्यों लगाया? बिकॉज इट इज शी, और हमने कहा है कि ही शी इट के साथ हम हैज लगाएंगे। शी हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लेड फुटबॉल। अब वो फुटबॉल खेल चुकी है पास्ट में, बट वी डोंट नो अबाउट द टाइम। एट अनस्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट वो खेल चुकी है किस चीज को? फुटबॉल को। तो मैं कहूंगा ही हैज, मैंने हैज क्यों लगाया? बिकॉज ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड, और सुपर कंजुगेटेड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है, बट वी डोंट नो अबाउट द टाइम इन द पास्ट. So this is the usage number 1 of present perfect tense, that it shows an action that has or hasn't happened at unspecific time in the past. For example, she has played cricket, she has cooked biryani, she has played tennis, or he has played football, he has not played football. अब hasn't happened, एक तो हैज हैपेंड, तो ये तो हैज हैपेंड में आता है। मगर मैं कहूं कि हैजंट हैपेंड, तो मैं कहूंगा शी हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, शी हैज नॉट प्लेड cricket, he has not played what? Cricket. She has not cooked biryani. तो ये हमारे पास hasn't में आते हैं। अब हम move towards the usage number 2. usage number 2 क्या होगा? शाबाश। इसका usage number 2 ये है कि it shows an action, the repetition of an action with adverbs of frequency. ये adverb of frequency के साथ repetition of an action को show करता है। And adverb of frequency I've discussed and I've explained adverb of frequency in on my YouTube channel, right? So अगर आप लोगों को adverb of frequency के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप लोग मेरी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में मैंने इसका जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं इफ यू डोंट नो अबाउट द, या इफ यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट इफ यू हैव, सो नो मैटर, डजंट मैटर, राइट? ओके, यूजेज नंबर 2 की तरफ आते हैं। हमने क्या कहा कि it also shows it also shows an action, ये एक्शन को शो करे। किस तरह के एक्शन को? इट आल्सो शोज द रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन, किस चीज को? रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा? विद किस चीज के साथ? विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? आई वांट टू गिव जस्ट a definition of the adverb of frequency to you people in order to make you understand in a better way. So listen to me carefully, read my lips and read my eyes also. The first thing is what that is adverb of frequency. ये वो adverb होते हैं which gives answer या which give answer to the question how often. ये how often को answer देते हैं। For example, मैं कहता हूँ I go to school how often? I go to school. I always go to school. I usually go to village. No, usually, always, ये सारे हमारे पास क्या है? Often, ये भी हमारे पास क्या है? शाबाश, adverb of frequency. Many times, ये भी एक adverb of frequency है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आप कहेंगे कि सर हमें इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल तो बहुत आसान है, जरा मेरी तरफ देखिए आप लोग।
मैं कहता हूं कि आई हैव, मैंने हैव क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम हैव लगाते हैं। तो आई हैव बिन टू कनाडा मेनी टाइम्स। मेनी टाइम्स हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, और मैंने इधर बात भी की हुई है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के हेल्प से हम इस टेंस में शो करते हैं रिपीटेशन ऑफ स एंड एक्शन। तो मैं कहता हूं कि आई हैव बीन टू कनाडा मेनी टाइम्स। अब आप लोग इधर कंफ्यूज होंगे कि ये बिन क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज तो ये करनी है कि आपने इसको प्रोनाउंस बीन नहीं करना है, क्योंकि बीन और बिन में आसमान और जमीन का फर्क है। ये जो बिन है ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द गो है। मैं कहता हूं गो, गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन गो का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास एक बिन भी है। तो अभी आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर गोन और बिन में क्या फर्क है। गोन और बिन में ये फर्क है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आई हैव गॉन टू कनाडा। आई हैव गॉन टू कनाडा का मतलब यह है कि मैं कनाडा जा चुका हूं मगर आया नहीं हूं। लेकिन अगर आप वापस आए हुए हैं तो आप कहेंगे कि आई हैव बीन टू कनाडा, और बीन टू कनाडा का मतलब ये होगा कि मैं कनाडा जा चुका हूं और अभी वापस आया हूं और अभी मैं तुम्हारे साथ बातें भी कर रहा हूं। तो इट मीन्स सर, मैं कहता हूं कि बिन का मतलब ये हुआ कि मैं जा चुका हूं और फिर वापस आया हूं, लेकिन गान का मतलब ये है कि मैं जा चुका हूं और फिर आप कनाडा में हैं और आप मोबाइल पर अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहे हैं और फिर कनाडा में मोबाइल पर अपने फ्रेंड को कहते हैं कि आई हैव गॉन टू कनाडा, मैं कनाडा जा चुका हूं, मगर आप पाकिस्तान वापस आए हैं। तो अगर आप इस तरह कहेंगे कि आई हैव गॉन टू कनाडा तो ये आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। तो आप क्या कहेंगे, आई हैव बीन टू कनाडा मेनी टाइम्स। तो मेनी टाइम्स हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई हैव बीन टू कनाडा मेनी टाइम्स, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, ये हमारे पास हैव आ गया, और ये आई इज अ सब्जेक्ट। तो आप लोग स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, आई हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीन टू कनाडा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में ये सारी चीजें आ रही हैं। सो दिस इज द यूसेज नंबर 2 in which it shows the repetition of an action with adverbs of what, with adverb of frequencies. यूसेज नंबर 3 की तरफ आते हैं। व्हाट इज द यूसेज नंबर 3? यूसेज नंबर 3 क्या होगा? यूसेज नंबर 3 इज इट शोज एन एक्शन। मैंने इधर एन इसलिए पुट किया है क्योंकि ये हमें वोवल का साउंड दे रहा है, तो मैं इसलिए इधर एन पुट कर रहा हूं। नो, इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड, जो के स्टार्ट हुआ होता है, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ, कम्स टू फ्यूचर, और फ्यूचर में आ गया, सॉरी, कम्स टू प्रेजेंट, प्रेजेंट में आ गया, एंड मे और मे नॉट गो टू फ्यूचर। इसको अच्छे अंदाज से समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए टेंस का डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ द टेंस, और मैंने टेंस के लेक्चर नंबर 1 में डायग्राम ऑफ द टेंस को डिस्कस किया हुआ है। ये हमारे पास प्रेजेंट को शो करता है, ये फ्यूचर को शो करता है, और ये पास्ट को शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसे एक्शन को शो करता है, इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड, जो कि स्टार्ट हुआ होता है इन द पास्ट, है पास्ट में स्टार्ट होता है, तो यानी कि एक्शन इधर स्टार्ट हुआ, फिर क्या होता है, कम्स टू प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट में आ जाता है, एंड मे और मे नॉट गो टू फ्यूचर, और शायद फ्यूचर में जाए या ना जाए। तो ये हमारे पास क्या होगा,
Usage number 3, it shows an action that started in the past comes to present, may or may not go to future. और फिर इधर हम टू टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे, एक होगा सेंस और दूसरा क्या होगा, फॉर होगा। सेंस और फॉर को इस्तेमाल करेंगे। अभी आप लोग एग्जांपल्स को देखिए, शाबाश। मैं कहता हूं आई हैव लिव्ड इन पाकिस्तान since 2008। मैं 2008 से पाकिस्तान में रह रहा हूं। अब 2008 से तो मैं रह रहा हूं, ये पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी रह रहा हूं, ये फ्यूचर भी है, लेकिन मैं और मैं सॉरी प्रेजेंट भी है, लेकिन मैं और मैं नॉट गो टू फ्यूचर। शायद मैं फ्यूचर में कनाडा चला जाऊं, शायद मैं फ्यूचर में दुबई चला जाऊं, तो शायद मैं और मैं नॉट गो टू फ्यूचर। शायद ये फ्यूचर में भी इसी तरह मैं पाकिस्तान में हूं, या शायद मैं फ्यूचर में पाकिस्तान में ना रहूं। तो ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है, फिर अभी 2024 प्रेजेंट तक भी आ जाता है, और मे और मे नॉट गो टू फ्यूचर। तो ये हमारे पास यूजेज नंबर 3 है। या इधर मैंने सेंस का इस्तेमाल किया, या मैं कहता हूं कि शी हैज लिव्ड इन कनाडा फॉर 12 years। 12 साल से वो रह रही है। अभी इधर आप लोग देखिए, दिस इज कॉल्ड सिंस, दिस इज फॉर, ये भी प्रेपोजिशन है, और फॉर भी हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं। सेंस को हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमको टाइम एग्जैक्ट मालूम हो। 2008 मुझे मालूम है, 2008 की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो 12 ईयर्स है, मुझे क्या पता है कि कौन से 12 ईयर्स, 1940 से लेकर 1952 तक के 12 ईयर्स, 1920 से लेकर 1932 के 12 ईयर्स, या 1910 से लेकर 1912 तक 12 ईयर्स। कौन से 12 ईयर्स? तो जब हमें सही एग्जैक्ट मालूम ना हो, तो एग्जैक्ट न मालूम होने की वजह से हम फार लगाएंगे, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट मालूम हो तो उस टाइम हम क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंस एंड फार। So this is the usage number 3, that it shows an action that started in the past, comes to present, may or may not go to future. For example, I have lived in Pakistan for 12 years. I have lived in Pakistan since 2008, since 2007. Or I have taught English for 5 years, or I have taught English, or she has taught English since 2015. तो ये सारे हमारे पास क्या है, यूजेज नंबर 3, एंड दीज ऑल सेंटेंसेस आर इन टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब यूजेज नंबर 4 की तरफ मैं आता हूं, और यूजेज नंबर 4 इतना मुश्किल नहीं है। यूजेज नंबर 4 क्या है? यूजेज नंबर 4 ये है कि विद द फ्रेज हाउ लॉन्ग, यूज्ड टू आस्क for how long an action was in progress. Usage number 4 is what that is with the phrase how long, used to ask that for how long an action was in progress. For example, मैं आपसे पूछता हूं कि how long have you lived here? How long have you lived here? How long have you taught here? How long have you worked here? तो ये with the phrase how long used to ask for how long an action was in progress. So these were the 4 usages of present perfect tense, and hope you understand it in a better way. Thank you so much for your kind attention.